आज हम खंड आ से अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश के लिए बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि अपठित गद्यांश को सॉल्व कैसे करें, बहुत कठिन लगता है। तो आज मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एक ट्रिक है, ट्रिक बहुत ही आसान है। वो ये कि जब इसको रीड करो तो हाथ में पेंसिल या फिर फिंगर रख कर इसको रीड करो। हर एक शब्द पर आपका ध्यान जाएगा और इससे ध्यान भटकेगा नहीं। जब भी रीड करो हर एक शब्द पर इस तरह से फिंगर रख कर या पेंसिल रख कर करते जाओ, पढ़ते जाओ। और जहाँ भी आपको थोड़ा सा स्पेशल नाम नज़र आए या कोई ऐसा शब्द नज़र आए जिस पे लगता है इम्पोर्टेंस है ये, उस पर टिक करते, उस पर अंडरलाइन करते जाओ। जैसे कि ये है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। अब ये तो पता चल गया कि एक एक मार्क्स के से 5 प्रश्न होंगे और कुल मार्क इसके कुल अंक 5 होंगे, है ना। तो अब इसको रीड कैसे करें ये ध्यान से देखें। रीड करने के लिए इसे शब्दों पर ध्यान दो, एक एक शब्द पर फिंगर रखो। आर्थिक तंगी के कारण एक दिन प्रेमचंद अपनी गणित की किताब, अब गणित की किताब पर थोड़ा सा मार्क कर लो, गणित की पुस्तक बेचने एक दुकान पर गए। संयोग से वहां उनकी भेंट एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर पर अंडरलाइन कर लो हो गई। उन्हें प्रेमचंद की दीन दशा पर दया आई। किसकी? प्रेमचंद की। और उन्होंने उन्हें 18 रुपये, ये 18 रुपये पर मार्क कर लो, उन्हें 18 रुपये मासिक आय पर अपने स्कूल का अध्यापक बना लिया, यानी नौकरी दे दी, है ना। उनके पढ़ने के स्वभाव के कारण उनके साथी उन्हें किताबी कीड़ा कहने लगे थे। बाद में क्वींस कॉलेज वाराणसी के अंग्रेज प्रधानाचार्य बेकन साहब ने कृपा करके उन्हें सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया। ठीक है, क्वींस कहाँ? बाद में क्वींस कॉलेज वाराणसी के अंग्रेज प्रधानाचार्य बेकन साहब ने कृपा करके उन्हें सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में वे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी हो गए। ये जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही इस पर मार्क करते चले जाओ। जब वे दौरे पर जाते तो भोजन आदि की व्यवस्था खुद करते, अध्यापकों की सेवा स्वीकार नहीं करते। अब वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखने लगे। किस नाम से? नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखने लगे। उनकी देशभक्ति की कहानियों का संग्रह सोज़े वतन, उनकी देशभक्ति कहानियों का संग्रह सोज़े वतन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। इस घटना के बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा समाज सुधार का कार्य आरंभ किया। इनकी कथनी और करनी, इस पे मार्क करें। कथनी और करनी का मतलब है कथनी यानी जो हम बोलते हैं, कहते हैं और वही करते हैं, यानी जिसकी कथनी और करनी समान है, उसमें कोई अंतर नहीं था। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एक विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। प्रेमा, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि तथा गोदान जैसे उपन्यासों का रचयिता 8 अक्टूबर 1936 को चिर निद्रा में सो गया। तो ये तो है एक खंड अपठित गद्यांश है। इसको अब हमने ठीक से पढ़ लिया। अब इससे संबंधित जब हम प्रश्नों पर आएंगे तो हमें आराम से इसका उत्तर समझ में आने लग जाएगा। पहला प्रश्न है, मास्टर ने प्रेमचंद की मदद किसने और कैसे की, है ना। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की मदद किसने और कैसे की। तो इसका उत्तर हम फौरन समझ लेंगे क्योंकि हम अभी अभी पढ़कर आए हैं। क्या? मास्टर ने, पहला ऑप्शन है, मास्टर ने स्कूल में 15 रुपये मासिक आय पर अध्यापक का बना दिया। नहीं,
15 रुपये तो नहीं था। स्कूल के हेडमास्टर ने 18 रुपये मासिक पर स्कूल का अध्यापक बना दिया। ये ऑप्शन सही है क्योंकि हाँ 18 रुपये में अध्यापक बना दिया था। उसके बाद कह रहे हैं मास्टर ने 15 मासिक पर सह अध्यापक बनाया, नहीं, ये भी स्कूल के हेडमास्टर ने 18 रुपये मासिक पर गणित का अध्यापक बना दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला खा प्रश्न है, उर्दू में लिखते समय उनका नाम क्या था? उर्दू में लिखते समय उनका नाम क्या था? गुलाब राय, नवाब राय, नवाब राय, है ना, नवाब राय, क्योंकि अभी पढ़ के चुके हैं। तो तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद जो कहते थे वह करते थे, उनकी इस विशेषता में कौन सी लोकोक्ति है? तो अभी भी हमने पढ़ा कि कथनी और करनी उनकी एक समान थी, तो ये लोकोक्ति उनकी इस पर सूट करती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला घा प्रश्न है। घा में पूछा है, प्रेमचंद ने किससे विवाह किया? तो जाहिर है कि विधवा शिवरानी से, तो ये ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। फिर गा है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तत्पश्चात दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए कहता है, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कठिन एवं दुखी था, सही है। आर्थिक तंगी में उन्हें अपनी किताब तक बेचनी पड़ी, ये भी सही है ना। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, नहीं, ये विकल्प गलत हो गया। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, ये भी गलत हो गया। कथन ए सही है परंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी सही है और कारण भी सही है ना। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ये प्रश्न, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये जो वाला प्रश्न है ना, कारण और कथन वाला, ऐसे प्रश्न को आपने बहुत सावधानी से करना है क्योंकि यहाँ पर दो तरह से इनके आंसर देने होते हैं। और अगर हमने खंड को अच्छे से पढ़ लिया, गद्यांश को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो उत्तर छांटने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, समय की बचत हो जाती है। इसलिए खंड को, गद्यांश को बहुत ही अच्छे से सावधानी से पढ़ें। अब हम देखते हैं कि दूसरा गद्यांश क्या कहता है। दूसरे गद्यांश में कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। और ये प्रश्न भी 5 अंक का है, इसमें भी 5 प्रश्न करने होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 1-1 अंक के होंगे जिसे हमने सॉल्व करना है। अब इसे पढ़ लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से सावधानी से इसे पढ़ना है, फिंगर रख रख के। साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने का भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिचित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं, क्योंकि जीवन परमात्मा ने दिया, लेकिन परमात्मा को इसका जवाब देना पड़ता है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें मालूम नहीं। लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में दिखता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, और किसी को लंबे चौड़े भवन में, तो किसी को ऐश्वर्य में, है ना। लेकिन साहित्य का
साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है। इससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। अब इस तरह से हमने इस पैराग्राफ को जब हमने ठीक से समझ कर पढ़ लिया, अब इसके प्रश्नों के उत्तर देने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इस बात का फ़ायदा होगा यहाँ पर समय लगाने के लिए। अब का प्रश्न कह रहे हैं, साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है कैसे, है ना। कैसे? साहित्य मर्यादाओं से बंधा है, ये भी सही है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, ये भी सही है। साहित्य आनंद है, ये भी सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ठीक है। अब खा देख लेते हैं। खा प्रश्न है, जीवन परमात्मा की सृष्टि किस तरह से है। जीवन परमात्मा की सृष्टि किस तरह से है, क्योंकि ये अबोध्य है, अगम्य है और अनंत है। अभी हमने यहाँ पढ़ा था अनंत है, अबोध्य है, अगम्य है, इसलिए ये जीवन परमात्मा की सृष्टि है, क्योंकि ये अबोध्य है, अगम्य है और अनंत है। आगे तीसरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन की खोज में क्यों लगा रहता है। मनुष्य जीवन की खोज में क्यों लगा रहता है, क्योंकि पश्चाताप करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, भौतिक आनंद के लिए। ये भौतिक आनंद के लिए वो लगा रहता है खोज में। अब घ प्रश्न है, मनुष्य में ग्लानि कब पैदा होती है। जब वह कोई आनंद प्राप्त नहीं करता, या जब भौतिक आनंद में सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता, है ना। जब भौतिक आनंद, भौतिक खोज में लगा रहता है लेकिन जब उस आनंद नहीं प्राप्त होता तब उसे ग्लानि होती है। इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है, जब भौतिक आनंद में सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता। अब आगे भी प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने, तीसरा ऑप्शन है, जब उद्देश्य में सफल नहीं होता। नहीं, जब वह अपने अनुसार जीना चाहता है। वही भौतिक आनंद का मतलब है कि दुनिया में आकर, पृथ्वी पर रहकर, पृथ्वी से प्राप्त जो भी सुख प्राप्त होते उसमें लगा रहता है, लेकिन जब उसमें आनंद नहीं मिलता तो वो ग्लानि से भर जाता है। अब न प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथन ए, यहाँ पर भी कथन ए और कारण यानी दो तरह से उत्तर देना है, इसका आप ध्यान रखें। इसको बहुत सावधानी से उत्तर देना होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस प्रश्न को अच्छे से समझ कर करें। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तत्पश्चात दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ कथन ए कह रहा है कि साहित्य जीवन का आधार है तथा जीवन परमात्मा की सृष्टि है। हाँ, ये दोनों ही बातें सही है। साहित्य जीवन का आधार है तथा जीवन परमात्मा की सृष्टि है। ओके, इस पर हल्का सा टिक लगा लो अपनी समझ के लिए। अब कारण आर कहता है कि साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। हाँ, ये भी सही है, पर जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है। पर जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है, ये गलत है। जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं पता, तो इसलिए इसका कारण ये सही नहीं है, कथन ए सही है। यही समझ दिमाग में रखकर हम इनका उत्तर ढूंढते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। नहीं, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, ये भी गलत है क्योंकि कथन सही है। अब तीसरा ऑप्शन है कथन ए सही है परंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, ये सही है ना, गलत व्याख्या कर रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, नहीं, तीसरा ऑप्शन इसके अनुसार सही है। इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया, क्योंकि हमने
गद्यांश को ठीक से पढ़ा है, इसलिए दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो रही है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ा, इसलिए हमें इनके उत्तर फटाफट मिलते जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने दोनों गद्यांश अच्छे से समझे, पढ़े। अब आप भी इनका अभ्यास करें। कोई और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा प्रश्न आपको परेशान कर रहा है या आप दुविधा में हैं। तो ऑल द बेस्ट। बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है, अपनी तैयारी में तेज़ी कर दें, रिवीजन शुरू कर दें, ताकि जो जो पढ़ा हुआ है उसका अभ्यास साथ के साथ होता रहे। तो ऑल द बेस्ट, शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। ओके, बाय बाय।